नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सबसे पहले बड़ी खबर नालंदा से आपको बताते हैं, जहां चोरी के आरोपी की हत्या हुई है। ग्रामीणों ने पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी करने के दौरान लोगों ने चोर को पकड़ लिया और उसके बाद पीट कर उसकी हत्या कर दी। परवलपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अहम खबर नालंदा से आपको बता रहे हैं, जहां आम लोगों का एक बड़ा ही यहां पर खौफनाक चेहरा देखने को मिला। यहां पर चोरी के आरोपी को पहले लोगों ने पकड़ा और पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय पीट कर उसकी हत्या कर दी। और पूरा मामला जो है वो परवलपुर थाना क्षेत्र का है। जो चोरी बोलता है, कहता है चोर है, चोर करके लाया था लोग। कभी पहचान नहीं हुई है? पहचान तो अभी तत्काल नहीं हुई है। मेरे घर में चोर घुस गया और हम लोग हल्ला किए तो बाहर भागा। गांव वाले सब जुट कर उसे पकड़ कर मारने लगे। अच्छा, तो क्या हुआ? फिर जनता लोग मार लगे तो फिर उसका मतलब बच रहे, पुलिस पर आया, पुलिस ले आया, बच्चा वहाँ बच रहा था, पुलिस आई तो यहाँ पर मर गया। तो बड़ी खबर नालंदा से और उसके बाद न्यूज 18 के सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सवाल है भीड़ तंत्र से। बात बात पर भीड़ हत्या करने पर क्यों उतारू हो जाती है? क्या सड़क पर भीड़ ऐसे इंसाफ करेगी? तो सवाल कई है और कुछ सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भीड़ को कानून तोड़ने का अधिकार किसने दिया? अगर ये इस व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा तो पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय इसकी पिटाई क्यों शुरू कर दी गई? इतनी बर्बर क्यों होती जा रही है भीड़? क्या सड़क पर ऐसे ही इंसाफ होगा? चलिए सीधा रुख करते हैं नालंदा का, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभिषेक, नालंदा में भीड़ का खौफनाक चेहरा सामने आया और चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई। ये कौन से लोग हैं, कैसा समाज है ये जरा बताइए, और पुलिस क्या कह रही है? जी ये बता दो कि बीती रात जब दिलीप कुमार के घर, जो परवलपुर के मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उनके घर में जब चोरी हो रही थी तो उसी दौरान वो जाग गए थे। जागने के बाद वो हल्ला करने पर लोग आसपास के जुटे और उसे पीट कर हत्या कर दिया और उसके पास सड़क के पास किनारे सबको गड्ढे में फेंक दिया। जब पुलिस को पता चली तो उन्होंने उठाकर इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन फिलहाल सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय उसे पीट कर क्यों हत्या की गई है। पुलिस इस मामले में जांच जुटी हुई है और कौन कौन लोग दोषी हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जी अभिषेक, आसपास के लोगों से आपकी जरूर बात हुई होगी, उन लोगों का क्या कहना है? ये कौन से लोग थे जो इस भीड़ का हिस्सा थे, जहां सब कुछ होता रहा, कानून टूटता रहा और भीड़ हत्यारी बन गई? इस बारे में कोई जानकारी? लोग आसपास के लोगों का यही कहना है कि लगातार इधर चोरी की घटना बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस गश्ती रात में नहीं होने के कारण लगातार इस तरह से चोरी की घटना जो बढ़ रही थी, उसके बाद इन लोगों ने कानून के हाथ में लिया है। और चलिए अभिषेक, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं पूर्णिया की, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में एक कार सवार की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना NH 75 पर जलालगढ़ के ओवरब्रिज के पास की है, जहां तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई और मौके पर ही कार ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सिर्फ पूर्णिया ही नहीं, पटना में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 कारों की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में 3 युवतियां और 2 युवक शामिल हैं। सबको इलाज के लिए गर्दनीबाग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ से लेकर सब गायब दिखे। अस्पताल के 4th ग्रेड स्टाफ ने इलाज करने की बात कही, जिसके बाद जी हां, न्यूज 18 की पहल पर घायलों को PMCH ले जाया गया। इस हादसे के बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की कड़वी तस्वीर एक बार फिर से सामने है। अस्पतालों की दुर्दशा इस लिहाज से कि राजधानी पटना में हर वक्त डॉक्टरों की ड्यूटी का दावा किया जाता है, लेकिन इस वक्त गर्दनीबाग हॉस्पिटल में न्यूज 18 की टीम कुछ घायलों को लेकर अपनी गाड़ी से आई है। इनकी स्थिति गंभीर है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक तस्वीर। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, डॉक्टर की 24 घंटे ड्यूटी की तैनाती होती है, लेकिन कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं दिख रहे। यहाँ पर सारी चीजें बंद है। जो लोग हैं वो कुछ बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, कहीं भी आपको डॉक्टर नहीं दिख रहा है। इस वक्त एक सफाई कर्मी जरूर पहुंची है, लेकिन आप क्या हैं? हम तो 4th क्लास है सर। यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं है अभी जस्ट गए हैं सर, अभी जस्ट नहीं गए हैं तो एक हर वक्त डॉक्टर की चाहिए ना।
क्यों नहीं है? हाँ अभी जस्ट अथी हुए हैं सर। नहीं अभी क्यों नहीं है ये बताइए ना। नहीं रहते हैं डॉक्टर, इस समय ओपीडी नहीं चलता है? चल ही रहा है सर। कहाँ चल रहा है बताइए? 8:30 का वक्त। हाँ सर तब आ ही रहे हैं। कितने बजे से ओपीडी चलता है? 8 बजे से चलता है सर। कितना टाइम हो रहा है अभी? अब 8:30 होगा। 8:30 में डॉक्टर नहीं रहेंगे? जिन्हें आ ही रहे, आएंगे करेंगे सर। आवेंगे ना तो एकदम जस्ट आवेंगे। कौन इलाज करेगा अभी उनका? अभी हम इलाज जो बनता है हमसे करते हैं, हम करते हैं सर। आप क्या हैं? हम 4th क्लास हैं सर। 4th क्लास के जो एम्प्लॉय है वो इलाज करेंगे जी। घायल है। अभी जो हमसे बनेगा सेवा करने के लिए तैयार है सर। नर्सिंग स्टाफ नहीं है आपके यहाँ? जी नर्सिंग स्टाफ आइए है सर, सब कोई है। कहाँ दिखाइए, कहाँ है वो? आपका क्या हाँ नाम है? कामेश्वर पासवान। ये 4th ग्रेड एम्प्लॉय है। पासवान जी कह रहे कि मैं इलाज करूंगा। स्थिति यह कि कोई डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस जरूर है यहाँ पर, लेकिन एम्बुलेंस से ले जाने वाला कोई नहीं है। स्थिति क्यों नहीं है? डॉक्टर अभी क्यों नहीं आए हैं यहाँ पर ये बताइए? डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस दिलवाइए कम से कम। हम लोग तो सर क्या कर सकते हैं, एम्बुलेंस आप एम्बुलेंस दिलवाइए, पहले आप एम्बुलेंस दिलवाइए। दिला रहे हैं सर। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। जो नर्सिंग स्टाफ है वो नदारत है। एम्बुलेंस है तो उन्हें कागज पहले चाहिए, पेपर पर आदेश चाहिए, तब वो जाएंगे। तो ये हालात है पटना के अस्पतालों का। निश्चित तौर पर हम सुबह के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिरकार वो तमाम जो दावे करते हैं उन दावों की हकीकत इतनी कड़वी क्यों है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बात करते हैं आयकर विभाग की कार्रवाई की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के एक प्रमुख समूह के करीब 20 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर छापेमारी की। ये समूह कई बस्तियों के व्यापार और रियल एस्टेट के काम में लगा हुआ है। विभाग ने रांची, जामताड़ा और कोलकाता के ठिकानों पर छापेमारी की। इस समूह की अधिकतर कंपनियों में परिवार के सदस्य डायरेक्टर हैं। समूह की एक कंपनी ने 2014 से कोई व्यवसाय नहीं किया, लेकिन उसने 7 करोड़ रुपए नगद बिक्री दिखाई है। तलाशी के दौरान हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और हाथ से लिखी डायरी भी जब्त की गई है, जिसमें नकदी में लोन देने और लेने का खुलासा हुआ। प्रारंभिक अनुमानों के मुताबिक करीब 40 करोड़ रुपए के नकद लेन देन के सबूत मिले हैं। वहीं रियल एस्टेट के परियोजनाओं के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए अग्रिम प्राप्त किए जाने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच चल रही है। और इन सब के बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां जमशेदपुर पुलिस ने सिद्धगोड़ा में करीब 1.5 साल के बच्चे को बेचने के मामले का खुलासा कर दिया है। शुक्रवार देर रात भुइया जी के ग्वाला बस्ती में एक घर से अचानक बच्चा गायब होता है और काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सिद्धगोड़ा और सीताराम जीरा थाना पुलिस ने रात भर बच्चे की तलाश की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चा चुराने वाली युवती और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि बच्चा चुराने के बाद उसने एक सिख परिवार को 3.5 लाख रुपए में बच्चा बेच दिया। पुलिस ने बच्चा खरीदने वाले सिख परिवार को भी हिरासत में लिया है। बच्चे के रेस्क्यू के उपरांत अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि जिस घर में बच्चे रह रहे थे उनके पड़ोसी महिला द्वारा बच्चे को कल शाम को उठाकर बागवेड़ा में रहने वाली एक महिला को बेच दिया गया। पूछताछ के क्रम में ये भी बात प्रकाश में आई कि उक्त महिला द्वारा उनके पड़ोसी से 3.5 लाख रुपए में इस बच्चे का करार किया गया। नीतू कौर का नाम, ये प्रभुजीत कौर को बेचा गया था, जिसका निकनेम सिमी था। वो बेसिकली बागवेड़ा की रहने वाली थी, लेकिन उनका मायके नामदा बस्ती गोलमुरी में। चलिए सीधा लिए चलते हैं आपको पटना, जहां तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है तेजस्वी यादव का। वहीं 5 अगस्त को रिलीज किया गया था। वहीं मिस्ड कॉल नंबर पर लगभग 13,11,626 लोगों ने मिस्ड कॉल मार करके रजिस्टर किया, यानी इसका कुल आंकड़ा जो बनता है वो है 22,58,000 का। 5 सितंबर 22 लाख टोटल जो आंकड़ा बनता है 22,58,950 लोगों ने रजिस्टर किया है। मिस्ड कॉल 13,11,626 13,11,626। आप सब लोग जानते हैं कि देश भर में व्यापक
बेरोजगारी की समस्या है। हमारे नौजवान पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के बेरोजगार हो गए। जिनको रोजगार था उनका भी रोजगार जो है वो छिन गया है। और इसको लेकर के हम लोगों ने कई बार लॉकडाउन से पहले भी हम लोग जो है यात्रा पर निकले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन लगातार हम लोग जो है बेरोजगारी के मुद्दे पर हमारी पार्टी गंभीर है। हमने पहले भी कहा था, इसको लेकर के हमारी एक्सपर्टीज जो है, इकोनॉमिस्ट्स जो हैं, उनसे बातें चल रही हैं। जो इस विषय के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बातें चल रही हैं कि बिहार जो है, खासतौर पे पूरे देश भर में सबसे युवा प्रदेश जो है वो बिहार है और लगभग 60% युवाओं की यहाँ आबादी है। लेकिन बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है इस देश में। सबसे ज्यादा पलायन यही होता है, सबसे ज्यादा गरीबी और भूखमरी बिहार में ही है। और हमने पहले भी जो दर बताया था, आंकड़ा बताया था, जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 46.6% जो दर है बेरोजगारी का है। ध्यान से सुनिएगा ये। तो चलिए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं किशनगंज की, जहां लगातार बारिश से एक बार फिर से बाढ़ और कटाव की समस्या बनी हुई है। कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है और ऐसे में लोग अपने मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं बहादुरगंज प्रखंड के महेश बतनहा और खाड़ी टोला में लोग कटाव की समस्या से परेशान चल रहे हैं। अब तक कई घर नदी की धार में समा चुके हैं। वहीं कुछ जगहों पर लोग खुद ही अपना आशियाना उजाड़ने को मजबूर हैं। पूर्णिया में लगातार बारिश के बाद महानंदा, परमान और कनकई नदी उफान पर है। बायसी अनुमंडल के मीनापुर पंचायत में कई वार्डों में पानी घुस आया है। चूल्हा और चापाकल भी पानी में डूबा हुआ है। पानी घुसने के बाद लोगों को खाने से लेकर पीने तक की परेशानी हो रही है। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरभंगा में भी बारिश के बाद एक बार फिर नदियां उफान पर है। फिर से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हायाघाट और हनुमान नगर प्रखंड के कई इलाकों में पानी फैल चुका है। हायाघाट से जाने वाली मुख्य सड़क पर इनमाइत नगर के पास पुल पर करीब 2 फीट पानी की तेज धार बह रही है। लोग जान जोखिम में डालकर पानी को पार कर रहे हैं। सड़क पर पानी आने के बाद लोग बाइक को नाव पर लादकर पानी पार कर रहे हैं। दोबारा पानी आने के बाद किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही है। पुल का अप्रोच नहीं बना है तो उस पर तो नाव परमानेंट चलना ही पड़ेगा अभी, जब तक पूरा बाढ़ नहीं चली जाती है। लेकिन वैसी स्थिति, नाव की स्थिति हनुमान नगर, हायाघाट और बहादुरपुर का 5 पंचायत जो वाटर लॉगिंग एरिया है, इस सारे एरिया में सो इस तेजी में अगर 2 दिन और पानी बढ़ा तो पूरा 20 पंचायत फिर से सहारा उसका नाव ही हो जाएगा। खगड़िया में बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल चुका है, जिस कारण गांव में एक बार फिर से नाव का परिचालन शुरू हो चुका है। अलौली के मधुरा गांव में बाढ़ का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में फिर से एक बार बाढ़ ने दस्तक दिया है। जिस तरह से नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। मधुरा गांव है, यहाँ पे 10 दिन पहले पूरा इलाका सूखा हुआ था, लेकिन आज फिर से पूरे इलाके में पानी फैल चुका है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं कि नाव का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो सरकारी नाव दी गई थी उस नाव को हटा दिया गया है, जिसके कारण लोगों को अब पैसा दे करके प्राइवेट नाव के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है। ये जो पूरा इलाका है, अलौली का जो इलाका है वो मधुरा गांव है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो नाव के सहारे आवागमन करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ में, उनसे हम ये बात करते हैं कि आखिर फिर से दोबारा ये क्या परेशानी इनको सामने आई है। फिर से पानी आ गया, पानी तीसरा बार हो गया ये। अच्छा, हाँ, पानी घटता है थोड़ा फिर से बढ़ जाता है। रास्ता को बाधित है, इसी कारण से पानी में झेल कर चलना पड़ता है। आने जाने में बहुत कठिनाई होता है। नाव पर 10 रुपया लेते हैं। सरकारी नाव बंद हो गया है, प्राइवेट नाव पर 10 रुपया दे करके जाते हैं उस पार से 10 रुपया लेकर के इस पार आते हैं। दोबारा पानी आया है।
लगातार हो रहे बारिश से नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण नदियां फिर से उफान पर आ गई है और जिसके कारण नए इलाकों में फिर से बाढ़ का पानी फैल चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी परेशानी कम होती नज़र नहीं आ रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। चलिए बात कर लेते हैं कटिहार की, जहां बारिश के बाद प्रलय जैसे हालात हैं। सभी सरकारी दफ्तर और सड़क पर बाढ़ जैसा नजारा है। लगातार बारिश से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। बाढ़ से निपटने के लिए नगर निगम कर्मियों के साथ खुद मेयर ने कमान संभाल रखी है। अपने कर्मियों के साथ लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए संसाधनों की कमी का मेयर रोना रो रहे हैं और महापौर से हमारे सहयोगी सुब्रत ने बात की, वो बातचीत जरा आप सुनिए। नगर निगम पूरी ताकत झोंक दी है पानी निकालने के लिए। हम अभी पूरे शहर में 17 पंप लगाए हुए थे और आज हम 27 पंप के माध्यम से पानी को लिफ्टिंग करके बाहर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद भी बारिश अत्यधिक हो रही है और आज हमारी टीम आज ही नहीं लगातार काम कर रही है, लेकिन हमारे पास साधनों का घोर अभाव है। मात्र 10 से 12 ट्रैक्टर है और जो मशीन भी हम लोगों ने भाड़ा पे लिया है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर बिहार और नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बागमती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। साथ ही बागमती में पानी बढ़ने से लखनदेई और मनुषमारा नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। इस कारण औराई और कटरा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई घरों में पानी भी घुसा हुआ है। ऐसे में लोग अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पलायन करने को विवश हैं। इलाके के दर्जनों गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। वहीं डीएम की माने तो बाढ़ की हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। और फिर डबल से घर में पानी प्रवेश कर गया है, इसलिए हम लोग बांध पर अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे सभी नाव से बाहर आ रहे हैं, लेकिन बहुत घर धंस गया है, घर भी गिरा है। आप आकर देख सकते हैं गांव में कि हाँ कितने घर गिरे हैं, करीब 7-8 घर गिर गए हैं। सब घर तबाह हो चुके हैं, सब बाहर आ चुके हैं, सब बांध पर आगे शरण ले रहे हैं। अभी हमारी बागमती नदी है जो 3-4 प्रखंडों को प्रभावित करती है, उसका जलस्तर बढ़ रहा है। उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं और अगर बाढ़ जैसे हालात होते हैं या ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसमें बाढ़ राहत कार्य चलाएंगे। आदर्श आचार संहिता में बाढ़ जैसे आपदा जैसे जो कार्य हैं उस पर कोई रोक नहीं है। सिवान में लगातार 4 दिनों की बारिश के बाद लोग जलजमाव से परेशान हैं। जीरादेई प्रखंड के भलुवाही गांव बारिश के बाद जलमग्न है। सड़कों के साथ लोगों के घरों में पानी घुसाया है। घरों में घुटने भर पानी जमा है। लोग ऊंची जगहों पर शरण ले रहे हैं। लोगों की मदद के लिए अब तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। सब पलानी मेरा ढह गया, हमारा पलानी के घर और दूसर क्या है, सुते बैठे का की वजन है। नहर पर जाएंगे और कहाँ जाएंगे बारिश से। अच्छा तो घर में पानी भी सब डूब गए, बात खाए पिए के अनाज पानी सब कुछ ना मिले। अच्छा और क्या खाना वगैरह भी कहीं आप लोग को मिला कि आप लोग भूखे ही हैं? हाँ वही ना पानी जा राती से। कब से? रात से पानी आया? हाँ रात से। घर में कितना पानी लग गया है? पानी ठेहुन भर लग गया। पूर्वी चंपारण में लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद सिकहरना नदी उफान पर है। लालपरसा गांव के घुमनी टोला में तेजी से कटाव हो रहा है। सुगौली नगर पंचायत में भी बांध पर दबाव है। बांध के अधिकांश हिस्से सिकहरना नदी में समा चुके हैं। सिकहरना नदी का पानी निचले इलाकों में पहुंच चुका है। खेती में कटाव के बाद अब गांव और घरों तक कटाव का खतरा मंडराने लगा है। सब कथी अब देख बानो झूठो का बनवनी तो अब हमनी के तो मरता नहीं सन रोग लेखा खूब ठीक बाटे, बहुत बढ़िया बा। हाँ निचका रहती तब तो कोनो बातवे ना रहल कि देखती कि हम मर जाम सन कि जियम सन, रात में तो दहा जाम सन, मुख में लाग जाम सन, बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छा रही। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। सुगौली के ग्रामीण इलाकों के साथ नगर पंचायत में भी पानी फैल रहा है। सुगौली थाना भी पानी में, जी हां, सुगौली थाना भी पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। दूसरी बार लगाए धान के पौधे भी पानी में डूब चुके हैं। कई जगहों पर नदी के कटाव के कारण लोगों में दहशत का आलम है। बाढ़ से इतना क्षति हुआ है कि लोग मर रहा है भूखमरी से और 3-3 बार पानी आ चुका है। उसके बाद में ना किसी का अनाज फसल हुआ, ना कोई के खाने पीने के रोजगार, ना सरकार से कोई सहायता मिला। घरे आके भी कोनो काम नहीं के होगा, आके खेती रोलक 2 बेर रोपनी करिए वो दहा गल, ऊखी रोलक वो दहा गल। अब हमनी कथी करी सन, सरकार से कोनो सुविधा नहीं के मिलल। हमनी के माली पंचायत 7 नंबर वार्ड के बानी सन।
दुमका में जमा प्रखंड के आसनजोर गांव के पास मयूराक्षी नदी पर बना पुल 3 साल से क्षतिग्रस्त है। पुल का एक पिलर धंस जाने की वजह से विभाग की ओर से इस पुल पर आवागमन रोक दिया गया। पुल के दोनों ओर मिट्टी का टोला बनाकर आवागमन रोकने की कोशिश महज खानापूर्ति साबित हो रही है और इसी का नतीजा है कि लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करने को मजबूर हैं। ये बीच में है जो कि जामारो मॉल रोड में जाती है गाड़ी, वो रोड का पुल जो है 3 साल पूर्व से टूटा हुआ है। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बस सिरसानाथ वाला भी एक रोड है जो कि एकदम काफ़ी माने गड्ढा उड्ढा जो है पूरा हो गया है। जाने आने में आदमी को पूरा परेशानी हो रहा है।